ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम सामुदायिक संगठन में अभिलेखन और मूल्यांकन। ये कार्यक्रम MSW पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र समाज कार्य की समेकित विधियां पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SR बिल्लोरे। इस कार्यक्रम का ध्वन्यांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम सामुदायिक संगठन में अभिलेखन और मूल्यांकन। प्रिय छात्रों, सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया पर अपनी पिछली वार्ताओं में हमने आपसे समाज कार्य की इस प्रक्रिया की अवधारणा, उसके विभिन्न पहलू, उसकी विभिन्न तकनीकें इत्यादि पर तो चर्चा की ही थी। इसके अलावा सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया के कुछ विभिन्न पहलुओं पर भी हमने आपसे चर्चा की है, जैसे नेतृत्व या समन्वय इत्यादि। आज हम सामुदायिक संगठन के दो और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिनकी जानकारी सामुदायिक संगठन के एक छात्र को होना अत्यंत आवश्यक है। ये दो पहलू हैं, एक है रिकॉर्डिंग या डॉक्यूमेंटेशन, जिसको हिंदी में अभिलेखन कहते हैं, और दूसरा है मूल्यांकन या एवेल्युएशन। इन दोनों पर बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। और आइए सबसे पहले रिकॉर्डिंग पर हम आपसे बातें करें। रिकॉर्ड का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है? अभिलेखन अर्थात किसी चीज़ को किसी न किसी रूप में सुरक्षित रखना। उदाहरण के लिए अशोक ने अपनी जो भी संदेश था जनता के नाम, उसको उसने खंभों पर खुदवा दिया और आज भी वो विद्यमान है। ये भी एक तरह का अभिलेखन ही था। तो आज के इस युग में जबकि हर चीज़ कई बार स्थायी रूप में रखना आवश्यक हो जाता है, सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में भी अभिलेखन बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अभिलेखन क्या है, रिकॉर्ड क्या है? एक लिखित या दृश्य या श्रव्य प्रमाण किनका? तथ्यों का, घटनाओं का। और ये ऐसा प्रमाण जो कि आधिकारिक हो, एक ऐसी चीज़ जिससे हमको आधिकारिक सूचना मिल सके। तो कहने का मतलब यह है कि अभिलेख एक प्रकार का दस्तावेज है और इस दस्तावेज के कई रूप हो सकते हैं। चाहे तो इसको हम कैसेट में, टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आजकल होने लगी है, और पुराने ज़माने की जो पद्धतियां हैं, फाइल रखना, नोट्स रखना, ये तो आज भी जारी हैं। और अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर आपका अंतर्राष्ट्रीय कोई संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय कोई NGO है, तो आपके जो अध्यक्ष महोदय हैं वो लंदन में बैठे हैं, आपके सेक्रेटरी महोदय न्यूयॉर्क में बैठे हैं, और आपके जो खजांची या ट्रेजरर हैं वो बैठे हैं टोक्यो में, और आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है और उसका बाकायदा रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये किसी न किसी रूप में जब भी कोई हम घटना देखते हैं या होती है या जिसका कि हम आयोजन करते हैं, उसको एक व्यवस्थित रूप देना, चाहे वो कैसेट में हो, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हो, चाहे रजिस्टर्स में हो,
ये बहुत आवश्यक है। तो अभिलेखों के कई प्रकार हैं। प्रकार नंबर 1, आपका या तो सरकारी कोई संस्था हो सकती है या आपका कोई एनजीओ हो सकता है। उसकी अमुक तारीख को बैठक हुई। उस बैठक में कितने लोग शामिल हुए, किसने क्या कहा, क्या क्या प्रस्ताव आए, उसमें कौन कौन से पारित हुए, किन में संशोधन हुआ, सारी प्रक्रिया जो हुई, तो उस बैठक का जो सचिव होता है, जो सेक्रेटरी होता है, वो उसको लिख लेता है और इसको कहा जाता है बैठक का विवरण या मिनट्स ऑफ द मीटिंग। इसका नियम यह है कि जब अगली बैठक होगी तो पिछली मीटिंग के मिनट्स या विवरण पढ़े जाएंगे और सदस्यगण उस पर अपनी टीका टिप्पणी कर सकते हैं, उसमें से घटाया बढ़ाया जा सकता है और सर्वानुमति से जब सबकी अनुमति हो जाए तो इन मिनट्स को पास माना जाता है। अर्थात पिछली बैठक में जो भी कार्रवाई हमने की उसका हम अनुमोदन करते हैं, उसके बाद ही फिर इस बैठक की कार्रवाई आगे बढ़ती है। इसी श्रेणी में आते हैं संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट, क्योंकि आमतौर पर आम सभा में बांटी जाती है। ये भी रिकॉर्ड का ही एक रूप है। उसी तरह से सरकारी संस्था हो चाहे गैर सरकारी संस्था हो, इनको कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, कुछ परियोजनाओं पर ये लोग काम करते हैं। उन परियोजनाओं का लिखित विवरण या दृश्य श्रव्य विवरण, उसको भी सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। ये भी एक इसका रूप है। उसी तरह से पत्राचार जो हुआ किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, किसी मसले को लेकर के, उसकी फाइल मेंटेन की जाती है। सांख्यिकी जो आंकड़े हैं उनका भी संकलन होता है। फोटोग्राफ्स हैं, इस सारे के सारे कुल मिलाकर के अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि अभिलेख बहुत ज़रूरी है और ये किसी भी रूप में आज इनको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। सवाल ये है कि अभिलेख रखना ज़रूरी क्यों है, अभिलेखन आवश्यक क्यों है, डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी क्यों है। इसका सबसे प्रमुख कारण तो ये है कि ये आपके संगठन की या आपके संस्था की निरंतरता में बहुत सहायक होता है। दूसरा ये कि हमारी ही संस्था में कई तरह की कमेटियां बनी हैं। अब मैं मान लीजिए वित्त समिति का सदस्य हूँ। अब जो संसाधन समिति बनी है वो क्या कर रही है, उसकी बैठक में तो मैं नहीं था। उसने क्या काम किया, कौन से प्रस्ताव पारित किए, ये जानना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है कि जब मैं संसाधनों का उपयोग करूँगा तो मुझे मालूम पड़ेगा कि संसाधन समिति ने कितने कष्ट से, कितने मेहनत से उस संसाधनों को जुटाया है। एक और इसका लाभ है, एक और इसका उद्देश्य भी अभिलेखन का, वो है शिक्षण का। शिक्षण का कैसे कि जैसे मान लीजिए आप लोग MSW के विद्यार्थी हैं, अगर आप किसी संस्था में जाएं और अगर संस्था के प्रमुख आपको अनुमति दें तो जो उनके पास में रिकॉर्ड्स हैं उनका आप अवलोकन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको ऐसे तथ्य और ऐसी जानकारियाँ मिलेगी जो कि आम तौर पर आपके पाठ्य पुस्तकों में आपको नहीं मिल पाएगी। उसी तरह से ये जो रिकॉर्ड्स हैं, जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, जो सांख्यिकी आंकड़े हैं, उनकी व्याख्या मेरे पास में है, मैंने अपने ढंग से की है, लेकिन हो सकता है आपकी व्याख्या उसके कुछ अलग ढंग से हो, एक तीसरे व्यक्ति की व्याख्या कुछ अलग ढंग से हो। तो सही बात का पता लगाना, इसके लिए भी आंकड़े हमारे पास में होना आवश्यक है। इसी तरह से ये शैली MBA में भी अपनाई जा रही है और आज MSW की टीचिंग में भी शैली अपनाई जा रही है कि जो NGO हैं या जो सरकारी संस्थाएं हैं, इनके पुरानी बैठकों के विवरण क्लासरूम में उनको डिस्कशन होता है, उनका विश्लेषण होता है और इसका पढ़ाई के लिए, अध्यापन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अर्थात ये जो हमने विश्लेषण किया, इसमें हमारी थ्योरी कहाँ तक लागू हो रही है, ये जानकारी हमको उसके विश्लेषण से मिलती है। और इसी तरह से अभिलेखन का एक फ़ायदा और भी है कि इससे हमको रिसर्च में, शोध में भी लाभ होता है। कई लोग जो PhD करना चाहते हैं, कई लोग जो अन्वेषणात्मक परियोजनाएं चालू करना चाहते हैं, वो इन्हीं सब विवरणों पर अपना आधार इनको बनाते हैं और अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं। अभिलेखन का एक और उद्देश्य है, एक और लाभ है, और वो है जनसंपर्क। आजकल आप जानते हैं ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है, पारदर्शिता, इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। मान लीजिए मैं एक NGO चला रहा हूँ और मैंने लोगों से लाखों रुपए इकट्ठा कर लिया और मैं अगर किसी को बताना न चाहूँ तो मेरे नियत के ऊपर शंका हो सकती है। तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि जो पैसा मैंने सरकार से लिया है, जो पैसे मैंने जनता से एकत्रित किया है,
वो पूरा का पूरा विवरण उसको मैं अपना व्यवस्थित रखूं, और जब जो व्यक्ति चाहे उसका अवलोकन कर सकता है। तो अभिलेख रखने का एक फ़ायदा ये भी है कि जनसंपर्क इससे आपके माध्यम से आप कर सकते हैं, और इससे जनता में और सरकार में आपकी साख और आपकी विश्वसनीयता बढ़ सकती है। डेटा बैंक का नाम आपने सुना होगा। एक ऐसा स्थान, आजकल तो कंप्यूटर में ही डेटा बैंक लगा लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं, कि एक संस्था की या एक परियोजना की संपूर्ण जानकारी उस डेटा बैंक में संग्रहित कर दी जाती है। उससे भी लोग लाभ उठाते हैं, शोधकर्ता या अध्यापकगण। तो ये इसका एक लाभ, अभिलेखन का, रिकॉर्ड कीपिंग का एक लाभ है। एक और लाभ इसका बताया जाता है, वो है पर्यवेक्षण, सुपरविजन में। अर्थात मान लीजिए मैं किसी एक बड़ी संस्था में सुपरवाइज़र हूँ और मेरे अंतर्गत 10 शहरों में 10 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अब मैं एक साथ 10 शहरों में तो उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए या तो मैं बारी बारी से उन शहरों में जाऊंगा और मेरे उन सहकर्मियों ने जो जो भी काम किए हैं मैं उनसे रिकॉर्ड मांगूंगा कि भाई बताइए आपने क्या काम किया, और उस रिकॉर्ड को लेकर के मैं विश्लेषण करूंगा कि हमारी संस्था के काम में उन्होंने कितना उपयोगी काम किया। या उन सब 10 व्यक्तियों से मैं अपने जो हेड ऑफिस है वहाँ पर उनके रिपोर्ट्स बुलवाऊँगा, उसका विश्लेषण करूँगा, उनको मार्गदर्शन दूंगा, किसके काम में क्या कमी है, किसके काम में क्या अच्छाई है, इसके बारे में उनको बता सकता हूँ, ताकि हमारे काम में और मजबूती आए। और जैसे कि प्रारंभ में मैंने आपसे कहा था, आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का चलन है। अगर हमारी संस्था के पास में संसाधन हैं तो मैं एक ही समय 10 शहरों में बैठे हुए लोगों से एक साथ बात कर सकता हूँ उस काम को लेकर के। एक और लाभ है अभिलेखन का, वो है मेरे खुद के व्यक्तिगत लाभ के लिए। मान लीजिए पिछले 5 साल से एक संस्था में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आज से 5 साल पहले मेरी स्थिति क्या थी, तब मैंने जो रिकॉर्ड लिखे थे, और आज जबकि मैं एक ऊंची स्थिति में, एक ऊंचे पद पर हूँ, अगर उन 5 सालों के कार्य का नियमित वितरण में, जो नियमित विश्लेषण में करूँ, तो खुद मुझे भी मालूम पड़ सकता है, एक विहंगावलोकन, पीछे मुड़ करके देखना कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की अतीत में, और ऐसी कौन सी बातें थी जिनसे मुझे आगे बढ़ने में लाभ हुआ और संस्था को लाभ हुआ। तो स्व मूल्यांकन या आत्मविश्लेषण के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। फिर मान लीजिए संस्थाओं में ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं। एक परियोजना में मैंने काम किया, 5 साल की परियोजना है, 2 साल बाद मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। अब अगला व्यक्ति जो मेरे बाद में आएगा उसी पद पर काम करने के लिए, उसको ये पता ही नहीं है कि मैंने अभी तक क्या काम किया या उस परियोजना में अभी तक क्या कार्य हुआ है। तो जब तक मेरे पास में रिकॉर्ड नहीं होंगे, तब तक मैं उस व्यक्ति को कैसे बता सकता हूँ कि अभी तक इसमें ये काम हुआ है और इसमें ये काम बाकी हैं। ये एक तरह की निरंतरता कायम रखने के लिए भी ये अभिलेखन आवश्यक है। उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी काम एक अकेले व्यक्ति के बस का तो होता नहीं है, तो एक टीम काम करती है हर संस्थान में, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। तो जब भी कोई अभिलेख सामने नया आता है, रिपोर्ट सामने आती है, तो आपस में सूचनाओं की भागीदारी करने का अभिलेख एक बड़ा अच्छा माध्यम होता है। एक व्यक्ति ने अपने कार्य का अभिलेख प्रस्तुत किया, रिकॉर्ड प्रस्तुत किया, और बाकी के 5-6 लोग जो उसी तरह के काम में लगे हैं उसका विश्लेषण करके अपने अपने मतलब की, अपने अपने काम की चीज़ें उसमें से छांट लेते हैं। और अंत में ये जो दस्तावेज होते हैं, इनकी कानूनी मान्यता भी होती है। कई बार विवाद होते हैं संस्थाओं में या 2 संस्थाओं के बीच में। ऐसे वक्त में कोर्ट को अधिकार होता है कि उन दस्तावेजों को बुलवाए और खुद अपने विवेक से उनका विश्लेषण करके और सही निर्णय दे। तो ये अभिलेख इन रूपों में हमारे लिए उपयोगी होते हैं, और प्रत्येक संस्था में आप कहीं भी जाएंगे, सरकारी या गैर सरकारी में, आपको ये जो अभिलेख है किसी न किसी रूप में आपको अवश्य ही उपलब्ध हो सकते हैं। यहाँ पर ये बताना भी आवश्यक है कि अभिलेखों के भी प्रकार होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स। एक तो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक, और दूसरे होते हैं प्रोसेस रिकॉर्ड्स। तो आइए संक्षेप में हम जान लें कि इन दोनों से क्या आशय है। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स का सवाल है,
ये इसमें स्टाफ के अटेंडेंस हैं, या अगर पिछली बैठक में कुछ प्रस्ताव पास हुए तो केवल उन प्रस्तावों का उल्लेख होता है, उन निर्णय जो लिए गए थे मीटिंग में केवल उनका उल्लेख होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन प्रोसेस रिकॉर्ड तो एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं। अगर किसी अच्छे व्यक्ति ने उन रिकॉर्ड्स को लिखा है और अगर उस बैठक में आप उपस्थित नहीं थे तो उसको पढ़ करके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किसने क्या कहा, किन बातों पर मतभेद हुए, किन बातों पर सहमति हुई, किसने इसमें लीड ली, किसने इसमें पहल की, कौन व्यक्ति किस हद तक उसमें भागीदार रहा, कौन कौन से नए आइडियाज़ आए, उन आइडियाज़ को जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स थे किस प्रकार से उनकी प्रतिक्रिया दी उन्होंने, और उस प्रोसेस में पूरी संस्था को अगर देखा जाए तो आगे के काम में किस प्रकार से गति मिली उसको, क्या व्यक्तियों में कोई परिवर्तन आया उस प्रक्रिया के माध्यम से, और लोगों के बीच में और जो छोटे छोटे उप समूह होते हैं उनके बीच में जो आपस के जो संबंध थे क्या उनमें कोई परिवर्तन आया। तो एक पूरी की पूरी फिल्म शब्दों के माध्यम से आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड केवल सूचनात्मक होते हैं, जबकि प्रोसेस रिकॉर्ड या प्रक्रिया अभिलेख ये विवरणात्मक होते हैं, अर्थात आपको पूरी जानकारी मिल जाती है उनके माध्यम से कि कैसे पिछली मीटिंग हुई या कैसे पिछले सम्मेलन में कार्यवाही संपन्न की गई। तो प्रिय छात्रों, ये तो संक्षिप्त जानकारी थी अभिलेखन की या रिकॉर्डिंग की। अब आइए अपनी वार्ता के दूसरे सेक्शन पर चलें हम, और वो है मूल्यांकन का, एवैल्यूएशन। मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ? मूल्य का अंकन। आपके पास में सोने का कोई जेवर है और आप जानना चाहते हैं कि वो आज के बाजार के भाव से उसकी कीमत कितनी होगी, तो आप उसको ले गए सुनार के पास में, कसौटी पर कसता है, कई तरह से उसका परीक्षण करता है, खरा है कि खोटा है, कितने कैरेट का है और उसकी आज की कीमत क्या होगी। तो यही चीज़ मूल्यांकन की सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया पर भी लागू होती है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक प्रक्रिया का एक लक्ष्य होता है। तो अगर मान लीजिए गांव में आप गए और वहाँ पर सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया को आपने लागू करना उसका प्रयास किया, तो मूल्यांकन में आप क्या करेंगे? लक्ष्य क्या था, नंबर 1। दूसरा, लक्ष्य की प्राप्ति कहाँ तक हुई। तीसरा, जो लक्ष्य की प्राप्ति हुई उसकी क्वालिटी क्या थी। और चौथा, जो कार्य था उसके गुण दोष क्या थे, उस काम में कौन कौन से कमियां रह गईं और किस प्रकार से उन कमियों को अब आगे चल करके हम दूर कर सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, मूल्यांकन भी एक प्रकार का सामूहिक कार्य ही है और इसमें उसकी गुणवत्ता और उसकी मात्रात्मकता दोनों का ध्यान रखा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कई लोग ये मानते हैं कि मूल्यांकन केवल प्रक्रिया के अंत में ही होता है, जो कि एक गलत धारणा है। मूल्यांकन फ्रीक्वेंटली समय समय पर करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 साल का कोई प्रोजेक्ट आपने लिया तो 5 साल पूरे होने के बाद ही आप मूल्यांकन करेंगे, नहीं। आपको एक समय निश्चित कर लेना चाहिए कि हर 6 महीने बाद या हर साल भर बाद हम अपने कार्यों का मूल्यांकन करेंगे, अपनी गलतियों को पहचानेंगे, अपने दोषों को पहचानेंगे, कमियों को दूर करेंगे और जो हमारे जो प्लस पॉइंट्स हैं उनको हम मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ धारणा जो मूल्यांकन के बारे में कि केवल प्रक्रिया के अंत में ही होता है, ये धारणा गलत है। मूल्यांकन निरंतर किए जाना चाहिए निश्चित समयावधि के बाद में। अब आइए हम सबसे विवादास्पद प्रश्न पर आते हैं और वो ये है कि मूल्यांकन के आधार क्या हों, किस आधार पर मूल्यांकन करें। सोने के जेवर का मूल्यांकन तो बड़ा आसान है, सुनार उसको कसौटी पर कस लेता है और आपको बता देता है। लेकिन सामाजिक प्रक्रियाओं का मूल्यांकन थोड़ा सा दुष्कर कार्य है, क्योंकि इसके लिए इसलिए दुष्कर है वो कि मूल्यांकन के कई आधार हो सकते हैं। और एक सवाल इसके साथ में ये भी है कि मूल्यांकन आखिर कौन करेगा, किसके द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले आइए हम चर्चा करें कि मूल्यांकन के क्या क्या आधार हो सकते हैं। पहला आधार तो है लक्ष्य प्राप्ति का। यानी आप गांव में गए,
सामुदायिक संगठनकर्ता के रूप में। गांव के लोगों ने बताया कि साहब यहाँ पर प्राथमिक शाला भवन की कमी है। तो आपने गांव वालों को मोटिवेट किया, सबने मिलकर के तय किया कि हम लोग थोड़ा श्रमदान से, थोड़ा सा सरकारी पैसा ले करके, थोड़ा सा चंदा इकट्ठा करके एक शाला भवन का निर्माण करेंगे। और शाला भवन 1 साल के अंदर आपने बना लिया। मूल्यांकन करेंगे तो आप कहेंगे साहब देखिए हमने लक्ष्य क्या तय किया था, शाला भवन बनाएंगे, शाला भवन बन गया, मूल्यांकन हो गया, अर्थात हम अपने कार्य में 100% सफल रहे। भले वो शाला भवन 1 साल बाद गिर जाए, उसमें भ्रष्टाचार हुआ हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल तो आप अपनी पीठ ठोक सकते हैं कि हमने जो काम संकल्प किया था हम उसमें सफल रहे और ये मूल्यांकन जो है बिल्कुल उचित तरीके से हमने किया है। तो मूल्यांकन का एक आधार क्या हुआ? लक्ष्य, जो लक्ष्य आप लेकर के चले थे। एक दूसरा आधार है मूल्यांकन करने का कि आपके सेवार्थी का संतोष। जैसा कि व्यापार की दुनिया में कहा जाता है ना कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, या कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी बिजनेस वेंचर। तो ये परिभाषा यहाँ भी लागू हो सकती है कि जिस काम से आपके सेवार्थी को संतोष मिला हो वही काम आपके मूल्यांकन का आधार बन सकता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सवाल आता है कि मान लीजिए आप किसी गांव में गए और उन्होंने कहा कि साहब हमको यहाँ पर शराब की दुकान नहीं है और बहुत दूर ठेका है शराब का, तो हमको रात में शराब पी कर के आते तो बड़ा कष्ट होता है, तो आप हमको यहाँ पर अपने गांव में शराब की दुकान खुलवा दीजिए। तो आपके सेवार्थी को तो संतोष हो गया, लेकिन क्या वास्तव में ये एक संतोष का आधार हो सकता है, मूल्यांकन का आधार हो सकता है? उत्तर है नहीं, क्योंकि हमारे दायरे के बाहर की चीज़ है। सेवार्थी के हर प्रकार का संतोष देना संभव नहीं है, क्योंकि उसके कुछ मांगे उचित भी हो सकती हैं, कुछ मांगे अनुचित हो सकती हैं। आधार नंबर 3, जिस संस्था की तरफ से आप गांव में काम करने के लिए गए हैं, यानी अभिकरण, उसका संतोष। अभिकरण ने आपसे क्या कहा था जाते समय कि भाई साल भर के अंदर आपको ये काम करने हैं, आपके ये लक्ष्य हैं। साल भर के बाद मीटिंग हुई और संस्था के अधिकारी आए और उन्होंने कहा कि हाँ आपने जो काम दिए थे वो आप काम कर दिया आपने। तो ये भी आपका एक मूल्यांकन का तरीका है। एक और आधार हो सकता है कि आप मान लीजिए किसी भी संस्था से बंधे हुए नहीं हैं, तो आपने खुद ने एक लक्ष्य तय कर लिया है कि मुझे इस गांव में 1 साल के अंदर कम से कम एक स्व सहायता समूह खुलवाना ही है, और वो स्व सहायता समूह ऐसे जी को इस स्थिति तक पहुंचाना है कि वो छोटा मोटा रोजगार अपना प्रारंभ कर सके। ये आपका खुद का लक्ष्य था, किसी ने आपसे नहीं कहा था, और अगर वो प्राप्त हो गया है तो आप सफल हैं। इसके अलावा एक और आधार मूल्यांकन का हो सकता है, वो है सामाजिक अपेक्षाएं। अर्थात आप जब गांव में काम करने के लिए गए तो लोगों की आपसे अपेक्षा थी कि वे बाहर के लोग हैं, ये कुछ काम करने के लिए, कुछ सेवा करने के लिए आए हैं, तो हमारी अपेक्षा इनसे ये है कि या तो गांव में शाला भवन खुलवा देंगे या पीने का पानी के कुएं की व्यवस्था कर दें, इत्यादि इत्यादि। लेकिन प्रिय छात्रों, केवल एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि याद कीजिए सामुदायिक संगठन की वो परिभाषा जो मैंने बिल्कुल शुरू में आपसे बताई थी कि सामुदायिक संगठन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और उनके संसाधनों को एक दूसरे के पास लाया जाता है और उनको पास लाने के माध्यम से किसी लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। और सामुदायिक संगठन का अंतिम लक्ष्य है गांव में या समुदाय में सद्भावना, एकता की भावना और परस्पर सहयोग से काम करने की भावना का विकास। तो जो आपके लक्ष्य हों, जो आपके परियोजनाएं हों, जो आपके प्रोजेक्ट हों, सबका अल्टीमेट या आखिरी जो आधार होना चाहिए वो ये है कि क्या आपके कार्य के माध्यम से गांव का माहौल पहले से सुधरा है, समुदाय का माहौल पहले सुधरा है, लोगों में फूट कम हुई है, एकता की भावना में वृद्धि हुई है, सद्भावना में वृद्धि हुई है, मिलजुल करके काम करने की भावना में वृद्धि हुई है। यही अल्टीमेट या आखिरी आपका मूल्यांकन लक्ष्य, कम से कम जहाँ तक सामुदायिक संगठन का सवाल है, होना चाहिए। और अंत में ये कि मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाए, इसके भी कई तरीके हैं। एक तो ये है कि कार्यकर्ता खुद ही अपने कार्य का मूल्यांकन कर दे,
लेकिन अपना कार्य बुरा कौन कहेगा। ऐसा कि कहावत है कि अपनी पीठ किसी को दिखाई नहीं देती है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, निज कवित्व कही लाग निज नीका, हो अति सरस अथवा अति फीका। अपनी कविता किसको बुरी लगती है? अपने काम की कोई भी बुराई करना नहीं चाहता। तो दूसरा उसका तरीका हो सकता है, कौन करे? आपका सेवार्थी, जिसके लिए आपने ये कार्य सारा किया है। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बता दिया है शराब की दुकान का उदाहरण, कि वो चाहता है कि आपके माध्यम से शराब की दुकान खुल जाए गांव में, नहीं खुली तो सेवार्थी आपसे नाराज हैं। एक तरीका और है मूल्यांकन करने का कि आप विशेषज्ञ बुला लें, ऐसे विशेषज्ञ जो कि काम से अभी तक संबद्ध नहीं रहे। जैसे स्कूल बिल्डिंग है, अब उसके लिए आपने कुछ इंजीनियर को बुला लिया, बाहर से कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुला दिया, कुछ शिक्षा विशेषज्ञों को बुला दिया, वो भी आपके काम का मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में कमी भी यह है कि जिन परिस्थितियों में आपने वो कार्य किया है, उन परिस्थितियों की जानकारी उन विशेषज्ञों को नहीं है। एक और रूप है मूल्यांकनकर्ताओं का, उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित मूल्यांकन की टीम। अर्थात एक ऐसी समिति बनाई जाए जिसमें स्वयं कार्यकर्ता भी हो, आपके संस्था के प्रतिनिधि भी हों, सेवार्थी भी हों और विशेषज्ञ भी हों। तो आमतौर पर ऐसी कमेटी को मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। फिर सरकार भी अपना मूल्यांकन कर सकती है आपके कार्य का, उसके भी अपने कुछ सीमाएं हैं। और जिस संस्था ने आपको उस समुदाय में काम करने के लिए भेजा है, वो संस्था भी अपने तय अपने कुछ आधारों पर मूल्यांकन कर सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सामुदायिक संगठन नाम की जो प्रक्रिया है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया प्रत्येक समाज कार्य की, उसके अनेक पहलू हैं। कुछ पहलुओं की चर्चा हम पहले कर आए हैं और आज हमने 2 पहलुओं की चर्चा की। पहला था सामुदायिक संगठन में अभिलेखन का महत्व और दूसरा सेक्शन था सामुदायिक संगठन में मूल्यांकन। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम सामुदायिक संगठन में अभिलेखन और मूल्यांकन। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर S.R. बिल्लोरे। उद्घोषिका थी पूर्वा शर्मा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।